बच्चों अब जो है हमने टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड किया था। इसके बाद हम करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। उसी फैक्ट पे बेस्ड है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो द टॉपिक इज मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में बच्चों जैसे कि नाम से पता लग रहा है एक मूविंग कॉइल होगी और दो मैग्नेट्स के बीच में उसके लिए मूव करना अलाउड होगा। ठीक है, रादर रोटेट करना अलाउड होगा। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से ही बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर होंगी बच्चों। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर क्या है? देखो बच्चों, ये दो मैग्नेट्स हैं, पोल पीसेस ऑफ अ मैग्नेट, नॉर्थ पोल, ओके, साउथ पोल, राइट। कैसे बनाए नॉर्थ और साउथ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, ओके। यहां पर एक आयरन की कोर है बच्चों, सॉफ्ट आयरन कोर होती है, सॉफ्ट आयरन कोर, राइट। सॉफ्ट आयरन की कोर पे हमने कुछ तार बाउंड कर रखे होते हैं, राइट। ओके, ठीक है, यहां से एक टर्मिनल निकाल लेते हैं हम T1 और बच्चों यहां से निकाल लेते हैं एक टर्मिनल T2। तो बेटा जो गैल्वानोमीटर हमने देखा है स्कूल में, उसमें जो ब्लैक वाले दो स्क्रूज होते हैं T1 एंड T2 टर्मिनल्स, वो होते हैं जहां पर हम तार बाउंड करते हैं, ओके, कनेक्ट करते हैं उन्हें, राइट। यहां पर एक स्पाइरल स्प्रिंग होती है बच्चों, दो तरह के स्प्रिंग होते हैं, हेलिकल और स्पाइरल। हेलिकल स्प्रिंग ऐसे, अगर आपने खींचा और छोड़ दिया तो ऐसे, ठीक है ना, टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा। स्पाइरल स्प्रिंग में ट्विस्ट होता है, अगर ट्विस्ट करके छोड़ोगे तो ऐसे होगा, राइट, ओके। यहां पर हमने मान लो एक जगह पर पॉइंटर लगा दिया और फिर ये ले लिया एक लीनियर स्केल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड LS, दैट इज स्केल, ओके, दिस इज अ पॉइंटर, राइट। देखो बेटा यहाँ पर नॉर्थ और साउथ अगर हम हमने पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट लिए हैं तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। फील्ड मैंने ऐसे बनाई है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा हूँ। थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है अभी देखेंगे। सबसे पहले मैं मार्किंग करता हूँ, लेबलिंग करता हूँ। दिस इज S डैश, राइट, एंड दिस इज कैपिटल C, दिस इज अ कोर, लेट इट बी C1। जो ब्लैक वाले चार टर्न्स मैंने बनाए दैट इज C2, राइट, ओके। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड का क्या हिसाब है। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने ऐसे कैसे बना दी? भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिसकंटिन्यूअस थोड़ी ना हो सकती है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकती। मैंने ऐसे बनाई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। मैंने अंदर बना के नहीं दिखाई है आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी स्पेशल है, जैसे हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ओके। होता क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर में बच्चों, ये हमारी सॉफ्ट आयरन कोर है बच्चों, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा जाती है आयरन की कोर में, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसकी परमिएबिलिटी आयरन की ज़्यादा होती है, मीन्स इट अलाउज मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने बनाई है ना, वो ऐसे आ रही है और वो ऐसे जा रही है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में भी। ठीक है, अंदर फील्ड लाइंस बहुत कंसंट्रेटेड हो जाएंगी, राइट, अंदर फील्ड लाइंस बहुत कंसंट्रेटेड हो जाएंगी, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो अगर हमने कॉइल मान लो ऐसे बना रखी है, ये कॉइल है मान लो, ठीक है, वही 4 टर्न वाली कॉइल मैं अभी ऐसे बना दे रहा हूँ। तो कॉइल का एन कैप कैसे होगा? ऐसे होगा, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जांपल फिर से देखते हैं, अगर हम ये हमने साइड व्यू बनाया था, अगर हमें मान लो बेसिकली मैंने सिलेंड्रिकल कोर का ये वाला व्यू बनाया था, टॉप व्यू, ठीक है, ऐसे टॉप व्यू बनाया था मैंने। अगर हम ऐसे देखते हैं साइड व्यू, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा बच्चों, देखते हैं क्या हो रहा है।
ये कॉइल हमने यहां पर बाउंड कर रखी है ऐसे, राइट, ओके, और ये एन कैप है, ठीक है बच्चों। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे हैं, ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू एन कैप, राइट, कुछ इस तरह से है ना। मैग्नेट का पीस, मैग्नेट कैसे हैं, मैग्नेट ऐसे हैं, मैग्नेट ऐसे हैं, ऐसे और ऐसे, राइट। तो हो क्या रहा है यहां पर, ये हमने बना दिया एन कैप, कॉइल का एन कैप हो गया बच्चों, राइट। और फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं यहां पर, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं कि वो परपेंडिकुलर है ना, हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, राइट, ओके। अभी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम टॉप व्यू से समझते हैं, साइड व्यू इज लिटिल डिफिकल्ट टू ड्रॉ, तो टॉप व्यू समझते हैं हम क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। मैं कह रहा हूं बेटा फील्ड लाइंस जो है ना अंदर जाके ऐसे ऐसे कंसंट्रेट होती जा रही है, यहां पर डेंसिटी ज्यादा हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो अगर हम कॉइल ऐसे है, उसका एन कैप बनाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाते हैं, तो इनके बीच में एंगल आ रहा है 90 डिग्रीज, ठीक है, ओके। अब अगर मैं अंदर डॉटेड फील्ड लाइंस ना बनाऊं, अगर ना बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, मैं ऐसे दिखाऊंगा फील्ड लाइंस को स्ट्रेट, मुझे ऐसा लग रहा है एज इफ वो सर्कल सेंटर से पास कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एज इफ सेंटर से पास कर रही है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा लग रहा है जैसे सारे ये रेडियस है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में कैसा है बच्चों, एक्चुअली में ऐसा है, एक्चुअली में ऐसा है, राइट, ठीक है। एक्चुअली में कुछ ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है, वो मैंने नहीं बनाया, मैंने ये बनाया तो आपको ऐसा लग रहा है ये इधर जा रही है, बट ऐसा नहीं है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है और ये सीधी जा रही है, राइट, ठीक है, ओके। नाउ दिस इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और अभी हम सीखेंगे इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या फायदा होगा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से फायदा ये होगा कि कॉइल को टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। अल्फा 90 पे टॉर्क का फॉर्मूला हमने किया था m क्रॉस b, m b साइन अल्फा, अल्फा 90 पे टॉर्क इज मैक्सिमम, अभी सीखेंगे वो, ठीक है। दिस वाज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की इंपॉर्टेंस है अल्फा 90 डिग्री होने पे अगर टॉर्क की वैल्यू एम बी साइन अल्फा है तो टॉर्क इज मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम है, दैट इज एम बी साइन ऑफ 90 डिग्री। मैक्सिमम टॉर्क इज कैपिटल एम एंड बी, मैक्सिमम टॉर्क क्या है, कैपिटल एम कैपिटल बी, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एन कैप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन कैप, ठीक है, राइट। तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट सीखा हमने, और जो मैंने बना रखा है अंदर मैंने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं करी है। अब आते हैं बच्चों हम एक एक करके टॉपिक्स पे। तो पहला टॉपिक है प्रिंसिपल, जो कि हम समझ चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ एमसीजी क्या है, प्रिंसिपल है बच्चों हमारा व्हेनेवर a current carrying coil is placed in uniform magnetic field, it experiences torque, जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल जो कि हमारी कॉइल है, से इट इज C2, जो C2 कॉइल है वो क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है और इन टर्मिनल्स को जब हम कनेक्ट करेंगे सर्किट से और इनमें करंट जाएगा कॉइल में, ब्लैक वाली कॉइल में, तो ये कॉइल बीइंग प्लेस्ड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस सम टॉर्क। उस टॉर्क को एक्सपीरियंस करने की वजह से कॉइल घूम जाएगी, कोर घूम जाएगी और पॉइंटर विल शो रीडिंग, राइट, ऑन दी स्केल अकॉर्डिंग टू कितना करंट पास करा है हमें। सो कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों, सबसे पहले N-S are pole pieces of a strong magnet, right? N-S are pole pieces of magnet. P is the pointer, P pointer है बच्चों।
एल एस इज लीनियर स्केल, जिसमें हम करंट की रीडिंग चेक करेंगे कि भाई कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, ठीक है। ओके, नाउ T1 एंड T2 वो ब्लैक वाले स्क्रूज होते हैं जिससे गैल्वानोमीटर को सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। T1 एंड T2 आर टर्मिनल्स थ्रू विच galvanometer is connected in the circuit. T1 and T2 are the terminals through which galvanometer is connected in the circuit, screws. Okay, S dash is a spiral spring. S dash is a spiral spring. S dash अपने आप में बच्चों एक स्पाइरल स्प्रिंग है, ओके, नॉट एन इश्यू। C1 is the soft iron core. C1 is the soft iron core and C2 is a rectangular coil having area A and number of turns capital N। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। T1 T2 बता दिया मैंने आपको, S डैश स्प्रिंग है, C1 कोर है, C2 कॉइल है, NS मैग्नेट के पीसेस हैं, P पॉइंटर और LS लीनियर स्केल। ओके बच्चों, राइट। आफ्टर कंस्ट्रक्शन लेट अस मूव ऑन टू थ्योरी कि भाई काम क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। थ्योरी, उसके पीछे मैथमेटिक्स, राइट, ठीक है, फिजिक्स बिहाइंड इट, नॉट एग्जैक्टली द वर्किंग। थ्योरी क्या है देखते हैं एक बार। थ्योरी देखते हैं बच्चों। जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो करेगा इन टर्मिनल्स में, तो कॉइल विल एक्सपीरियंस सम टॉर्क, कॉइल के साथ साथ सिलेंडर भी घूमेगा, ओके। सो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल देन इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, है ना, इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, जिसकी वजह से वो घूम जाएगी कॉइल के साथ साथ सिलेंडर भी घूम जाएगा, राइट। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या आएगा, जो डिफ्लेक्ट कर रहा होगा इसको, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b, राइट। तो m क्रॉस b को हम बोलेंगे m b साइन अल्फा। मैंने आपको बोला कि इन सिलेंड्रिकल पीसेस के लेने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, ऐसे, तो हमेशा वो n कैप के परपेंडिकुलर होंगी। तो एज हम ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं रेडियल, एज मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, सो अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, ठीक है, अल्फा 90 डिग्री हो गया। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ गया हमारा बच्चों एम बी साइन 90, एम इज एन आई ए इंटू बी, एन आई ए बी, राइट, ओके। अब अगर ये डिफ्लेक्ट हो गया, पॉइंटर आगे मूव कर गया, तो बेटा करंट जीरो करने पे ही वापस भी तो आता है, तो वापस इसे कौन ला रहा है, कौन ला रहा है, ब्लू वाला स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग, ठीक है। जब कॉइल घूमेगी स्प्रिंग ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा, कॉइल घूमेगी स्प्रिंग ट्विस्ट हो जाएगा, जब करंट ऑफ करोगे स्प्रिंग उसे वापस लेके आएगा, ठीक है, ओके। तो नॉर्मली बेटा जो हमने किया है, हम बोलते थे रेस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में, जो स्प्रिंग होता था हम एक ब्लॉक लगाते थे, के स्प्रिंग कांस्टेंट, हम स्प्रिंग को खींच लेते थे एक्स डिस्टेंस और छोड़ते थे तो स्प्रिंग वापस जाता था, इट स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। तो हम बोलते थे स्प्रिंग एक रेस्टोरिंग फोर्स लगाता है माइनस के एक्स, अगर हम स्प्रिंग को खींचेंगे या कंप्रेस करेंगे तो एक रेस्टोरिंग फोर्स लगाएगा माइनस के एक्स, ओके। तो वैसा ही स्पाइरल स्प्रिंग में भी होता है, अगर हम उसे घुमा देंगे थीटा एंगल से तो वो एक रेस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा, फोर्स नहीं, घुमाएंगे
तो हम टॉर्क लगा रहे हैं तो वो भी टॉर्क ही लगाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। और वो जो रिस्टोरिंग टॉर्क लगाता है दैट इज माइनस के थीटा। के इज कॉल्ड द कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड टॉर्जनल कांस्टेंट, टॉर्जनल कांस्टेंट। ठीक है, थीटा कितना एंगल घुमाया है, तो पॉइंटर जितना घूमेगा, जितना कोर को घुमाएगा, जितना स्प्रिंग को घुमाएगा, उसी हिसाब से स्प्रिंग उसे वापस लेके आएगा। ओके राइट बच्चों, तो हम देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं लेट के बी restoring torque पर यूनिट ट्विस्ट। इसको हम टॉर्जनल कांस्टेंट भी कहते हैं, टॉर्जनल कांस्टेंट। ठीक है, तो रेस्टोरिंग टॉर्क क्या आ गया बच्चों यहां पर हमारा, रेस्टोरिंग टॉर्क आ गया माइनस के थीटा। रेस्टोरिंग टॉर्क इज माइनस के थीटा। मॉड की बात करें तो कि नेगेटिव साइन तो ये दिखा रहा है जिधर को करंट घुमाएगा उससे उल्टा घुमाएगा स्प्रिंग उसे। ओके, तो मॉड की बात करें तो के थीटा। राइट बच्चों, राइट ओके। अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है भैया, करंट ने जितना पॉइंटर को घुमाया स्प्रिंग उतना ही वापस लिया, उससे ज्यादा ले जाने का हमें कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम के लिए जितना डिफ्लेक्ट हुआ है उतना ही वापस आ जाए। ओके, हमने बोला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क अगर बराबर हो जाए तो जितना घूमेगा हर बार उतना ही वापस आ जाएगा। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला है NIAB और रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला है K थीटा। राइट, तो यहां से I आ गया K डिवाइडेड बाय NBA इंटू थीटा। ओके, तो बच्चों हमने क्या बोला, लेट K बाय NBA इज अ कांस्टेंट कॉल्ड कैपिटल G। इसको बोलेंगे हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इसको बोलेंगे हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कैपिटल G, क्योंकि जो कॉइल आपने बना दी उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो भी हैं ब्लैक वाली कॉइल में वो उतने ही रहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं, या वैल्यू V को कांस्टेंट मान, जो मैग्नेट एक बार लगा दिए वो लगा दिए, समय के साथ वीक हो सकते हैं वो अलग बात हो गई। कॉइल का एरिया जो भी है वो है, ठीक है, कांस्टेंट। K डिपेंड्स ऑन स्प्रिंग कौन से मटेरियल का लिया है। ठीक है, तो K इज ऑल्सो अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर। आप स्प्रिंग बार बार बदल नहीं रहे हो, एक बार जो बना दी वो बना दी, अनलेस वो खराब होने के बाद बदली जाएगी। राइट, तो दिस इज अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर। तो I इज इक्वल टू कैपिटल G थीटा, I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, और वी से थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I। राइट बच्चों, तो इसका मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज लीनियर स्केल, मींस करंट डबल करने पे डिफ्लेक्शन भी डबल हो जाएगी। आगे हम बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे गैल्वेनोमीटर्स भी होते हैं या कुछ ऐसे वोल्टमीटर्स, एमीटर्स होते हैं जिनमें स्केल लीनियर नहीं होता, जिसमें स्केल ऐसा होता है 1 यहां पे, 2 यहां पे और 3 यहां पे। देखो इक्विडिस्टेंट नहीं है, उनको बोलते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। उनकी वर्किंग हम ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में पढ़ेंगे। बट लीनियर स्केल का क्या मतलब है, लीनियर स्केल का मतलब जहां 1 उससे कुछ दूरी पे, सेम दूरी पे 2, सेम दूरी पे 3 और सेम दूरी पे 4, दिस इज कॉल्ड लीनियर स्केल। राइट, तो यहां से हम बोलेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज लीनियर स्केल, करंट डबल करने पे डिफ्लेक्शन भी डबल ही हो जाएगी। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज लीनियर स्केल। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का स्केल लीनियर होता है। ठीक, ओके, तो दिस वाज बेसिक थ्योरी बिहाइंड इट। आफ्टर डूइंग थ्योरी बच्चों अब हम करेंगे वर्किंग, विच इज ऑलमोस्ट सेम एज थ्योरी। ठीक है, सो वी हैव वर्किंग बच्चों। वर्किंग में बस हम कुछ नहीं करेंगे बच्चों, अंग्रेजी में लिख देंगे कि जब हम सर्किट में गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करके सर्किट में करंट पास कराते हैं भैया,
तो इस कॉइल में करंट फ्लो करने लगता है, और ये कॉइल क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो ये कॉइल कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। टॉर्क एक्सपीरियंस करने की वजह से कॉइल घूम जाती है, कोर घूम जाती है, पॉइंटर घूम जाता है, तो स्प्रिंग भी थोड़ी सी घूम जाती है, ट्विस्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे ही करंट ऑफ होता है बेटा, ये स्प्रिंग उसे वापस ले जाती है अपनी इनिशियल 0 पोजीशन पे। ओके, दिस इज द वर्किंग। व्हेन करंट फ्लोज through the coil of galvanometer, then it experiences torque. When current flows through the coil of galvanometer, then it experiences torque. So the pointer deflects and shows reading on the scale. ठीक है बच्चों, मैंने पूरी डिटेल नहीं लिखी। कॉइल घूमेगी, कॉइल के साथ कोर घूमेगी, रेड वाली कोर घूमेगी, कोर के साथ पॉइंटर भी घूमेगा, राइट? ओके। व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑफ, then spiral spring provides restoring torque and brings the pointer to its initial position. This is the very simple working बच्चों। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर की वर्किंग। करंट फ्लो करता है तो कॉइल एक्सपीरियंसेस टॉर्क, पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है, रीडिंग दिखाता है। जब हम करंट को स्विच ऑफ कर देते हैं, करंट इज स्विच्ड ऑफ, देन स्पाइरल स्प्रिंग प्रोवाइड्स रिस्टोरिंग टॉर्क एंड ब्रिंग्स द पॉइंटर टू इनिशियल पोजीशन। ठीक है, राइट। दिस वाज बच्चों वर्किंग। कुछ और टॉपिक्स आएंगे बच्चों हमारे, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, राइट? देखो, सो बच्चों, this is the next topic, that is current sensitivity. Current sensitivity को बच्चों हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। देखो बेटा, ऐसा है, अगर कोई गैल्वानोमीटर छोटे से करंट पे भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो वो सेंसिटिव हो गया। ठीक है, मान लो कि हम किसी ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं और हम कुछ भी से 1 kg शुगर ले लेते हैं, तो ठीक है, जो उसका बैलेंस होता है वो हम देखते हैं चल जाएगा थोड़ा बहुत। लेकिन अगर हम कभी ज्वेलर के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं भैया कि गोल्ड चाहिए, तो अगर गोल्ड भी वो उसी वाले तराजू में अगर मेजर करके देगा तो विल बी डिसअपॉइंटेड। रीज़न क्या है? हम छोटे वाले तराजू में 1 ग्राम से भी बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो करंट सेंसिटिविटी हम कुछ उस तरह की बात बोलेंगे, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, कि भैया 1 एम्पेयर तो बहुत बड़ी बात होगी। 1 माइक्रो एम्पेयर में ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है गैल्वानोमीटर या नहीं? अगर नहीं दिखा रहा तो 1 माइक्रोमीटर को फिर एक्यूरेटली मेजर कैसे करूंगा? ठीक है, तो दैट इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। ठीक है, अभी आते हैं बेटा हम फॉर्मूले पे। अभी हमने फॉर्मूला किया I इक्वल्स टू के ओवर एन बी ए इंटू थीटा। यहां से थीटा बाय आई की वैल्यू निकालूंगा बेटा, तो एन बी ए बाय के आ गया, थीटा बाय आई। इसको बोलते हैं बच्चों हम करंट सेंसिटिविटी। ओके, करंट सेंसिटिविटी। अच्छा, यूनिट क्या होगी बताओ? थीटा के लिए डिवीजन और करंट के लिए एम्पेयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिवीजन पर एम्पेयर इसकी यूनिट है। और करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या आ गई? एन बी ए बाय के। तो व्हाट आर द पैरामीटर्स टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी? करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? ओके,
सबसे पहले IS, that is current sensitivity, can be increased by, कैसे बढ़ाई जा सकती है बच्चों? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, बढ़ा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, ओके, एरिया बढ़ा दो। तो पहला इसमें आ जाता है इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एन एंड एरिया, बट ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया बढ़ा के इट विल मेक द कॉइल बल्की, गैल्वानोमीटर बल्की हो जाएगा। अब आप 1000 टर्न बाउंड कर दोगे तो भैया फिर टॉर्क लगने पे घूमना भी तो मुश्किल हो जाएगा। रीजन ये कि हैवी होने के साथ साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द टॉर्क, है ना। किसी भी बॉडी को, लाइक मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो चीज को रोटेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो इंक्रीजिंग एन एंड ए, बट दे आर नॉट वेरी मच प्रेफर्ड। रीजन, अब आपको इतना बड़ा गैल्वानोमीटर दे दें और बोले जी यूज करो, तो वो फिजिबल नहीं है, राइट, ठीक है। बट यहां हम ये भी लिखेंगे, बट इंक्रीजिंग एन एंड ए बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, ठीक है, कुछ हद तक तो बढ़ा लो। अब ये भी नहीं है कि आप लोहे की कोर पे एक टर्न लपेट करके छोड़ दो, इतना भी नहीं, ठीक है। इंक्रीजिंग एन एंड ए बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट will make गैल्वानोमीटर बल्कि। तो ये बहुत प्रेफर्ड तरीका नहीं है यार कि नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया बढ़ा दो, एक लिमिट से ज्यादा उसे बढ़ाना अच्छी बात नहीं होगी बच्चों, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग बी, तो बी बढ़ा सकते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स मिल जाएंगे अगर हम, तो ले लेंगे, ठीक है। एक लिमिट से ज्यादा उसे भी नहीं बढ़ा सकते, आप इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं ला सकते कि अपने हाथ में आप मैग्नेट लो और वो मारुति कार को खींच ले, राइट। तो एक लिमिट से ज्यादा आप मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। लिमिट से ज्यादा मतलब, अरे एक आयरन के सैंपल में, या से अगर हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं स्टील का, एल्निको का, टिकोनाल का, बहुत सारी चीजें होती हैं, उस मैग्नेट की अपनी एक साइज होगा, ठीक है। तो भैया उसमें जितने एटम्स हैं आप सबको मैग्नेटाइज कर सकते हो, सबको एक डायरेक्शन में, सबके मैग्नेटिक डोमेन को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर सकते हो। अरे जितने एटम है उतने ही तो कर सकते हो, उससे ज्यादा थोड़ी ना कर सकते हो। तो एक लिमिट से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा ना डेवलप कर सकते हो, राइट, ओके। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ टर्न बढ़ा सकते हैं, एरिया बढ़ा सकते हैं, एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो उससे क्या होगा, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सेंसिटिविटी की वैल्यू आई थी हमारी एन बी ए बाय के, एन बढ़ा लिया, ए बढ़ा लिया, अभी क्या बढ़ाए, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैंने आपको बताया। बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा लेते हैं, ओके, ये भी बढ़ा ली। अब क्या करें, बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ के, टॉर्जनल कांस्टेंट, वो कैसे घटाएं। तो बेटा हर एक मटेरियल की अपनी एक टॉर्जनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है। के स्प्रिंग कांस्टेंट जो हमने पहले पढ़ा था F = kx में, और वो 11th क्लास में पढ़ा है, दैट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग एंड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ओके। तो यहां पर के डिपेंड करता है, टॉर्जनल कांस्टेंट डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द स्पाइरल स्प्रिंग पे। तो के के लिए हम बोलेंगे बाय डिक्रीजिंग the value of k, by decreasing the value of k we can increase IS, current sensitivity। तो ये रीजन अब हम कैसे करेंगे, के घटाएंगे कैसे। तो जो ब्लू वाली स्पाइरल स्प्रिंग है वो हम एक स्पेशल मटेरियल की लेते हैं बेटा, जिसको बोलते हैं फॉस्फर ब्रोंज। फॉस्फर ब्रोंज के लिए के की वैल्यू बहुत छोटी होती है, इससे कि सेंसिटिविटी खुद ब खुद बढ़ जाती है, ठीक है। सो we use phosphor bronze strip for making the spiral spring, ठीक है। स्पाइरल स्प्रिंग बनाने के लिए हम फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं। फॉस्फर ब्रोंज का और क्या फायदा है, फॉस्फर ब्रोंज का एक और फायदा है, सेंसिटिविटी के अलावा एक फॉस्फर ब्रोंज का फायदा और है कि खींचने पे नहीं टूटता। फॉस्फर ब्रोंज हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इट इज रस्ट रेजिस्टेंट, जंग नहीं लगती बच्चों इसमें। एक बात, अगर आपसे बोले
फॉस्फर ब्रोंज अवेलेबल नहीं है, उसकी जगह क्या यूज करें? तो एक और मटेरियल यूज हो सकता है जो फॉस्फर ब्रोंज की जगह यूज हो सकता है, उसका नाम है क्वार्ट्ज। पीबी, फॉस्फर ब्रोंज की जगह आप क्वार्ट्ज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, राइट। जस्ट लाइक करंट सेंसिटिविटी, वी हैव अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखते हैं क्या है वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो वी हैव वोल्टेज सेंसिटिविटी बच्चों। वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी बच्चों डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, आप कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो गैल्वानोमीटर में, ठीक है, उसकी वजह से कितना डिफ्लेक्शन है, उसकी वजह से करंट आ रहा होगा और उस करंट की वजह से डिफ्लेक्शन आ रहा होगा। ओके, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज, यूनिट आ गई डिवीजन पर वोल्ट, डिवीजन पर वोल्ट। ओके, राइट। तो V equals to IR, that is Ohm's law, theta by I into 1 by R. What is theta by I? Theta by I is current sensitivity. R is the resistance of the coil of the galvanometer. Rg is resistance of the coil of galvanometer. गैल्वानोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस। Vs इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। बताया हमने वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है बच्चों यहां पर, वो ये कि इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल में लिखता हूं बच्चों आपके लिए। इंक्रीजिंग IS may not result in increase of VS या increase in VS। रीजन देखते हैं। करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने से यह जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाए। रीजन क्या है देखो भैया, करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के बहुत तरीके थे। कौन कौन से बताया था बेटा मैंने आपको अभी मैंने बोला या तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, या फिर एरिया बढ़ा दो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, या फिर के घटा दो। तो अगर आपने करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाया है नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया को बढ़ा के, अगर ऐसा किया है, से नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के आपने IS बढ़ाया है, तो हम बोलेंगे इफ IS इज इंक्रीज्ड by increasing number of turns, then it may increase the resistance of the coil accordingly, तो इससे क्या होगा बच्चों, मान लो आपने नंबर ऑफ टर्न्स डबल करे और गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के फॉर्मूले में क्या आ रहा था, NBA/KR। ये डबल करने पे ये भी डबल हो गया, तो VS तो सेम रहा। ठीक है, सो ऐसा जरूरी नहीं है करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने पे वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाए। IS अगर हमने टर्न्स को बढ़ाया है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा,